नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल समराइज्ड में। और 2-3 दिन से दिमाग में बात चल रही थी, लेकिन फिर लगा कि ये बात कर ली जाए। मैं बात करना चाहता हूँ ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहाद उल मुसलमीन मीम के नेता जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जिन्होंने पहले तो अयोध्या से अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। क्या इरादे हैं उनके मैं नहीं जानता, लेकिन ठीक ही होंगे। और अभी उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बयान दिया कि मुसलमानों को हमेशा सेकुलर पार्टियों ने बैंड बाजे वाला बनाया है, अब वे बाराती बनेंगे। आगे बढ़ने के पहले मैं एक बात कहूं कि आई डोंट बिलीव इन एनी वन एक्यूजिंग एनी अदर वन पर्सन और अ पार्टी ऑफ बीइंग अ वोट कटुआ और अ वोट कटर। भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ पे हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक है, अपनी बात रखने का हक है। और अगर कोई कर रहा है तो आप उसको इस बात पे कुछ नहीं कह सकते। आप बहुत सारी चीज़ें उसके बाद जो आती हैं उन पे बातें हो सकती हैं, बट ओवैसी हैज़ ऑल द राइट्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस वेरेवर एंड वेनेवर ही हैज़ पीपल एंड लाइक हिज पार्टी हैज़ पीपल टू कंटेस्ट एंड देयर आर इलेक्शन, सिंपल। लेकिन ये कहने के बाद अभी जो उनके लगातार की चीज़ें हैं, मुझे उनके कुछ भाषण बहुत पसंद हैं। एक भाषण तो बहुत ही अच्छा था उनका लोकसभा में, मैंने लिखा भी था उसके बारे में सोशल मीडिया पे, शायद एक आर्टिकल भी लिखा था। छोटे भाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़े भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूँ। वो छोटे वाले तो 15 मिनट पुलिस प्रशासन हटा रहे थे, और जब भी ऐसा हुआ हैदराबाद सहित, तो वो फिर कहीं दिखाई नहीं पड़ते उस टाइम। खैर, तो सबसे पहले देखें कि AIMIM ये मीम है क्या। मीम की हिस्ट्री क्या है। हैदराबाद निजाम जब था, प्रिंसली स्टेट में ये पार्टी शुरू हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 12 नवंबर 1927 को, 93 साल पहले, 94 साल पहले, 14 ईयर्स अगो। और इन 14 ईयर्स में ये पार्टी हैदराबाद के बाहर तक नहीं निकल पाई 2014 तक। टिल 2014 दे कुड नॉट विन एनी सीट्स, नॉट इवन विन, दे कुड नॉट इवन कंटेस्ट एक्चुअली। राज्य स्तर पार्टी का दर्जा भी नहीं था इसके पास। लेकिन 2014 में इनके 7 कैंडिडेट जीते, तेलंगाना में राज्य स्तरीय दर्जा मिला। इन्होंने तमाम हिंदुओं को भी टिकट दिया, वो इस बार भी किया हैदराबाद सिविक इलेक्शंस में। एंड दैट इज वन थिंग दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम बीजेपी, कि बीजेपी जहां पे भी संभव होता है दे डोंट फील्ड एनी माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट्स, बट AIMIM मीम कहीं कहीं ये करती है। लेकिन मीम अब भी चुनाव जो है वो केवल मुस्लिम बहुल इलाकों में लड़ती है। और इसीलिए इंडियन पॉलिटिक्स ही नहीं, दुनिया भर की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसकी एक मेजर दिक्कत है कि अगर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शंस होंगे और 34 लोग किसी एक पार्टी के साथ हैं आउट ऑफ 100 और बाकी को 33 मिल रहा है, सो दैट वन पर्सन विल बी द क्लियर विनर। और इसीलिए तमाम सारी पार्टीज माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से खड़ा करने से डरती हैं जहां पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी में ना हो या डिसिसिव भूमिका में ना हो। कुछ हैं जो करते हैं, कांग्रेस ने बहुत बार ये किया है और भी कुछ पार्टियों ने किया है। खैर, तो ये पहली बात। तो इसीलिए मीम जनरली मुस्लिम कैंडिडेट्स के खिलाफ ही चुनाव लड़ती है, जनरली। उससे भी दिक्कत नहीं, वो भी उनका हक है। यहां के बाद जो बात शुरू होती है वो बहुत जबरदस्त बात है कि मीम ने पहली बार जब वो, आपको लग रहा होगा, और जो मैं कह रहा हूं, एंड आई रियली बिलीव दिस, दैट मीम हैज ऑल द राइट्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड नो वन कैन कॉल दैट वोट कटुआ। लेकिन तब आपको जरूर आश्चर्य होता है कि जब आप ये देखते हैं कि ये मीम 2014 में तेलंगाना में 35 सीट्स पे इलेक्शन लड़ी थी, कुल मिला के 35, 7 जीत के आई थी। लेकिन 2018 में इसने अपने तेलंगाना में कैंडिडेट्स घटा दिए, 8 कर दिए। अब मीम जो 8 सीटों पे लड़ती है तेलंगाना में, जो इसका होम बेस है, वही मीम महाराष्ट्र में 2014 में 24 सीट्स पे लड़ी और 2019 में तो इसने 44 कर दिया।
अब ये जो पॉलिटिक्स है मुझे समझ में नहीं आ रही कि आपका जो होम बेस है वहां पे आप 35 सीट लड़के 7 जीते थे, फिर आपने अगली बार 8 ही लड़ी। ये किससे अलायंस है, क्या अलायंस है? दैट इज रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आप वोट कटुआ हो या ना हो, लेकिन राजनीति में सबके इंटरेस्ट होते हैं। आप बाराती बनना चाहते हैं, और ये मुझे बहुत फ्राइडियन स्लिप वाली बात लगती है। आप दूल्हा नहीं बनना चाहते हो। वैसी साहब ने ये नहीं कहा कि वो दूल्हा बनना चाहते हैं, तो मतलब दूल्हा जो है वो भाजपा का होगा। उनके अब तक के चुनाव लड़ने के, मैं पैटर्न की बात कर रहा हूं, उनके चुनाव लड़ने के हक के साथ जो पार्टी जहां स्थापित हुई, जहां पे 94 साल से है, 94-year-old पार्टी विद बेस ओनली इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश व्हेन इट वाज अनडिवाइडेड, there they contest only 8 seats barring हैदराबाद म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस। लेकिन वो पहले महाराष्ट्र में घुसते हैं और 24 सीट के साथ डेब्यू करते हैं 2014 में। अच्छी बात। और जब चुनाव होता है तो उनके 3-4 जीत के भी आते हैं। वारिस पठान जीते थे, लेकिन ऑलमोस्ट हंग असेंबली है। और जब वोट होता है कि किसकी सरकार बनेगी, तो मीम वॉकआउट करती है और उसके बाद भाजपा शिवसेना की सरकार बनती है। तो आपने बाकायदा मदद की उनकी वहाँ पे, ये थोड़ा एक दिलचस्प है। 2018 में तो आपने कैंडिडेट्स और बढ़ा दिए 19 में। अब की बार आप 24 से सीधे 44 पे गए, और आप जहाँ जहाँ गए फ़ायदा किसको हुआ वो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। बिहार में इनका आप देखिए, बिहार में 2015 में ये लड़े 6 सीटों पे, जीते एक भी नहीं। 2020 में ये लड़े 20 पे, और ये लड़े केवल सीमांचल के उस इलाके में जहाँ पे मुस्लिम जो आबादी है वो डिसिसिव आबादी है। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई 50% से ज़्यादा आबादी है, एक आध जिला हो तो मुझे याद नहीं, बट बेसिकली 30%, 40%, 30%, 40% मीन्स अ कंसिडरेबल माइनॉरिटी। एक वोट ब्लॉक तो है, और वहाँ पे आप अपने कैंडिडेट लेके उतर गए। रिजल्ट हम देख रहे हैं, बिल्कुल आपको वो हक है, आपको कोई उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। और अब आप उतरे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पे आप कह रहे हैं कि हमको बाराती बनना है। बाराती क्यों बनना है वैसे सब? दूल्हा क्यों नहीं बनना है? दूसरी बात जो है, जो कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म है, मीम के साथ मुझे एक जो दिक्कत है बहुत डेफिनेटिव, और मुझे उससे ज़्यादा बड़ी ये दिक्कत बीजेपी के साथ है कि जब भी आप पब्लिक स्पेस में और ख़ास तौर पे इलेक्टोरल पॉलिटिकल स्पेस में धर्म घुसाएंगे, और उसके बाद जो भसड़ मचेगी, बहुत इलाहाबादी खास अगर अंदाज में कहूँ, तो उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी को होगा। मेजॉरिटी कम्युनिटी के ठेकेदारों को होगा। जय श्री राम के नारे इस देश में 1989 से चुनावी नारे में बदले, 1989 से, लेकिन भाजपा 1996 तक कहीं करीब नहीं पहुंच पाई सत्ता के, और 96 में भी आके वो हार के गई। क्यों? क्योंकि मैं एक रीजन इसका ये भी मानता हूं कि तब तक कोई उसके सामने काउंटर नैरेटिव नहीं खड़ा था। जब आपकी रैलियों में अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं और आप उसे ठीक बताते हैं, तो भाजपा के जय श्री राम के नारे ठीक हो जाते हैं अपने आप। और उसका असर क्या होता है? उसका असर कोविड से जो बिखरी हुई लाशें हैं वो जनता भूल जाती है, और पोलराइजेशन होता है। और पोलराइजेशन में हमेशा जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके डीलर्स को फायदा होता है। बड़े शौक से आप आए, बहुत अच्छा मुझे लगेगा कि अगर आप धार्मिक नारे ना लगाएं, अगर आप हर अपने जलसे में केवल मुसलमानों की बात ना करें जो मरे हैं कोविड से। आपका तो अस्पताल भी चलता है, इतना बड़ा अस्पताल चलता है, सुना है मैंने कि मतलब बब्बू उसमें बहुत सारे लोगों का इलाज होता है। आप धर्म तो नहीं पूछते होंगे, आप एक बार करके देखिए, क़यादत तो आपको अपने आप मिल जाएगी। खान अब्दुल गफ्फार खान भी इस देश में हुए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इसी देश में हुए। वो किसी धर्म की क़यादत नहीं करते थे, उनके सामने गढ़वाली अपनी राइफल रख देते थे, इनकार कर देते थे गोली चलाने से। अगर आपको ये नहीं करना है और आपको बाराती ही बनना है, तो
तो फिर मतलब बहुत कुछ साफ है। अगर यूपी में कम्युनल पोलराइजेशन होगा तो उसका एडवांटेज सिर्फ बीजेपी को मिलेगा, जिसके खिलाफ अभी बहुत नाराजगी है, बहुत सारी वजहों से। कोविड सबसे बड़ी वजह है, लेकिन केवल वही वजह नहीं है, बहुत सारी कम्युनिटीज नाराज हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश नहीं देना चाहते हैं, वो मुझे पता नहीं। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप बीजेपी की बी टीम है। वैसे मुझे राकेश टिकैत का वो बयान बहुत दिलचस्प लगा था, योगी आदित्यनाथ जी के अब्बा जान वाले बयान के जवाब में, कि अब्बा जान राशन खा जाते थे, जब उन्होंने कहा था कि आपके चच्चा जान हैं वो ऐसी। मुझे आश्चर्य होता है कि आपके इतने सारे बयानों के बावजूद वो भाजपा सरकारें जो बिना वजह लोगों को धार्मिक हिंसा और या धार्मिक नफरत फैलाने का आरोप लगा के धर ले रही, उन लोगों ने आपके खिलाफ कभी कोई कार्यक्रम नहीं, मतलब कभी कोई एफआईआर हुई शायद, मैंने सुना, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। यूपी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। ये दिलचस्प है। इसका मतलब है दे वांट दैट दिस इश्यू शुड सिमर, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये सिमर करेगा तो किसका फायदा है। और जब फिर वो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो थोड़ी तो दिक्कत होती है। मैं ओवैसी साहब एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने पहली बात कही कि कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म, अगर आप मेजॉरिटी कम्युनलिज्म के जवाब में यूनिटी नहीं कम्युनलिज्म का झंडा लेके आएंगे तो फायदा उसको होगा और नुकसान कम्युनिटी के पहले गरीबों को होगा। लेकिन जैसे जैसे ये पोलराइजेशन बढ़ेगा, इवन दोस पावरफुल वुड नॉट बी आउट ऑफ द हिट। हमने देखा है कि जिस प्रदेश में कोई सोच नहीं सकता था कि कभी किसी दिन कोई आजम खान को छू देगा, वो आजम खान सालों से जेल में, कोविड के बावजूद उनको जमानत नहीं मिल रही है, या मिल गई वो पता नहीं, मेरे ख्याल से नहीं मिली मुझे जहाँ तक याद। और उनकी अपनी पार्टी तक उस लेवल पर नहीं बोल पा रही, क्योंकि वो समझ रही। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह के रिश्ते अखिलेश यादव के आजम खान से, बाप जैसे हैं, चाचा हैं, बड़े चाचा हैं, ताऊ हमेशा साथ खड़े रहे उनके, मुझे नहीं लगता है कि उनको कष्ट नहीं होगा। लेकिन उनको पता है कि इस टाइम भाजपा का जो वन पॉइंट एजेंडा है वो पोलराइजेशन। अगर आप उसमें मदद कर रहे हैं तो आप जानते होंगे क्यों कर रहे होंगे, लेकिन आपने ये कह के बड़ी गलती कर दी है। मुझे लगता है कि यूपी का मतदाता और ख़ासतौर पर अल्पसंख्यक मतदाता ये समझ रहा है, वो ये सुन रहा है कि आप बाराती बनना चाहते हैं, आप दूल्हा बनने नहीं आए। और अगर आप बाराती बनना चाहते हैं तो बेशक वो बारात सेकुलर पार्टियों की तो नहीं है, क्योंकि आप उनको ही हमेशा दोष देते रहें। तो अगर आप भाजपा के बाराती बन के उत्तर प्रदेश में आए हैं तो भी आपका स्वागत है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है। आप भारत के नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं, हैदराबाद के सांसद हैं, आपका स्वागत है। कभी मुलाकात हुई तो आपसे गुफ्तगू होगी, आपसे सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए शुभकामनाएं तो नहीं दूंगा, क्योंकि आपको मिला हर वोट किसके खिलाफ जाएगा वो हम देख रहे हैं। इस मुल्क की रूह के खिलाफ जाएगा, इस देश की आत्मा के खिलाफ जाएगा, पर फिर भी बाराती बनना मुबारक। और इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं दोस्तों, और फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मुद्दे पे अपने चैनल समराइज पे। अगर बातें पसंद आ रही हों, चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने समूहों में साझा करें। सी यू ऑल, बाय बाय।